हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन, उसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा मुझे लाइक्स मिले, बहुत ज़्यादा मुझको सब्सक्राइब्स मिले और मुझे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी मिले, तो वो उसने मुझको बहुत मोटिवेट किया। एंड आज हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि जैसे अगर हम एक सोल्यूशन की बात करें, कोई भी सोल्यूशन क्या होता है जिसके अंदर कुछ सॉल्यूट होता है या सॉल्वेंट होता है। यानी कि जैसे अगर हम पानी लेते हैं, पानी में अगर हमने शक्कर मिलाई या हमने नमक मिलाया तो क्या बन गया, वो सॉल्यूशन। तो शक्कर या जो नमक हमने मिलाया वो क्या बन गया, सॉल्यूट। और वाटर क्या था, सॉल्वेंट। ऐसे ही ब्लड भी क्या है, एक तरह का ट्रू सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन के अंदर होती है दो चीज़ें, एक होता है हमारा सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो है यहाँ पे वो है हमारा प्लाज्मा और जो सॉल्यूट है वो है ब्लड सेल्स। तो हम इसी की बात करेंगे, ठीक है, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। तो पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो है फ्लूइड पार्ट होता है किसी भी ब्लड का। फ्लूइड पार्ट मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं पानी है ना, सॉल्वेंट। इसका जो कलर होता है ये कलरलेस होता है या इसको हम येलोइश कलर का भी देख सकते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वो फ्लूइड पार्ट, यानी कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट बना रहा है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा कैसा है, कलरलेस है, ठीक है, येलोइश कलर का है प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर जो है जो कंपोनेंट होता है उसके अंदर मोस्टली तो वाटर होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर तीन तरीके के प्रोटीन होते हैं। ये हैं हमारे फिब्रिनोजन, एल्बुमिन और गामा ग्लोब्यूलिन। क्लास 10th में हमारे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं ज़्यादा हमको नहीं डिटेल में चाहिए, पर फिब्रिनोजन के बारे में बताते हैं। ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके बारे में जब अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसको अंदर देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग के अंदर क्या होता है। प्लाज्मा के बारे में बात आता है हमारा ब्लड सेल्स। तीन तरीके के ब्लड सेल्स हैं हमारे। पहला है हमारा RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। इसका दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स। ये रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर एक आयरन पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग कोई भी पेड़ देखते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ऐसे ही जो रेड ब्लड सेल्स है वो रेड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक आयरन पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह का क्या है, ये है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब ये है कि देखिए लास्ट टाइम हमने बात करी थी अपने वीडियो के अंदर कि जिसमें हमने बताया था कि जब ब्लड जो है आपका लंग्स में पहुंचा वहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो गया। तो क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन कैसे हुआ? तो ये जो पिगमेंट है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसको आप समझ लीजिए एक तरह से ये एक व्हीकल है, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। तो जब हम इसको लंग्स में पहुँचता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसके अंदर बैठ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके से बाहर चला जाता है। तो इस तरह से ये कैरी करता है। तो ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं हम ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स जो है RBC जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम है इसका, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम है। RBCs कैसे होते हैं, ये बाइकॉन्केव डिस्क शेप, ठीक है, जैसे कि डिस्क होती है ना उसके शेप का, बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड होते हैं। और ये इन्यूक्लिएटेड होते हैं।
ई न्यूक्लिएटेड का मतलब है विदाउट न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। नॉर्मली आपको पता है कि सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सेल्स के अंदर हम देखते हैं ना, अगर सेल को हम देखें एक सेल, तो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर फिर उसका जेनेटिक मटेरियल वगैरह होता है। तो यहाँ पे ये ई न्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। एक आरबीसी ऑन एन एवरेज 120 डेज तक सर्वाइव करती है। तो अगर लाइफ स्पैन की बात करें हम, समय कितने समय तक रहता है, तो लाइफ स्पैन इसका 120 डेज का होता है। ठीक है, आरबीसी जो है नॉर्मली अगर हम बॉडी के अंदर देखें तो ये 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती हैं। ठीक है, अगर आरबीसी ज़्यादा हो जाती हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसिथीमिया, और अगर आरबीसी कम हो जाती हैं ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। आपने सुना होगा, कई बार कहते हैं लेडीज़ में कि ब्लड खून की कमी हो गई है, तो खून की कमी एक्चुअल में क्या होती है, आरबीसी की कमी होती है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं ना कि आरबीसी की खून की कमी हो गई है। खून की कमी का मतलब है उनका जो रेड ब्लड सेल्स काउंट है वो कम हो गया है। अगर 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब से ज़्यादा होता है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसिथीमिया, और अगर कम होता है उसको हम बोलते हैं एनीमिया। तो ये तो बात हो गई हमारी रेड ब्लड सेल्स की। नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा है वाइट ब्लड सेल्स। सो वाइट ब्लड सेल्स, जैसे कि मैंने बताया आपको, आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ऐसे ही वाइट ब्लड सेल्स का जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट्स। WBC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग, और इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, देखो ये वाइट है, ये मतलब इसका कोई भी कलर वगैरह नहीं है, इसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये हमारी बॉडी का एक्चुअल में डिफेंस सिस्टम बनाता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसको एनकाउंटर करने के लिए WBCs आ जाते हैं। ठीक है, WBCs जो है ये 5 टाइप्स के होते हैं। फर्दर इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है ईस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो ये 5 तरीके के WBCs प्रेजेंट होते हैं, ईस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो ये 5 तरीके के हमारे WBCs, जिसके अंदर 5 डिफरेंट सेल्स होते हैं जो मिलकर WBC बनाते हैं। ईस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो है 800 पर मिलीमीटर क्यूब। अगर वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो गए, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, और अगर वाइट ब्लड सेल्स का काउंट कम हो गया, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। तो ल्यूकेमिया अगर इंक्रीज नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है, एंड ल्यूकोपीनिया अगर डिक्रीज नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है। जैसे कि मैंने बताया आपको, वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमको किसी भी तरीके के बाहरी इन्फेक्शन से। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं। तो ये हमारे दूसरी कैटेगरी के ब्लड सेल्स थे। और जो हमारे लास्ट सेल है उनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये भी विदाउट न्यूक्लियस है, इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, ये भी विदाउट न्यूक्लियस है। ये कैसे होते हैं, डिस्क शेप होते हैं, और जो इनका मेन काम है वो, इनका मेन काम क्या है, हेल्प्स इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, जैसे कि आपको चोट लगती है तो आपने देखा होगा, चोट लगने के बाद क्या होता है, खून बहने लगता है। एक समय के बाद अपने आप खून बहना बंद हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी के प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड को कोआगुलेट कर देते हैं, यानी जमा देते हैं, जिससे कि ब्लड लॉस नहीं हो। ठीक है, तो ये 3 तरीके के सेल्स थे। प्लाज्मा था, ये हमारे
ब्लड का जो है कंपोजिशन है, जिसमें हमने बात करी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो कि एरिथ्रोसाइट्स भी कहलाते हैं, डब्ल्यूबीसीज जो कि ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं, एंड प्लेटलेट जो कि थ्रोम्बोसाइट्स कहलाते हैं। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं क्विकली। अगर हम फंक्शन की बात करें ब्लड की, तो ब्लड के फंक्शंस को हम 3 पैरामीटर्स में या 3 हेड्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा होता है रेगुलेशन, एंड तीसरा हेड है प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम। तो आपको मैंने बताया ये क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से ट्रांसपोर्ट करता है पूरी वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए। केवल ऑक्सीजन नहीं, जितना भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, यानी कि जो भी हमने ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो भी खाया वो पूरी बॉडी में हर जगह ट्रेवल होगा, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स, ब्लड, हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही चीज़ है ब्लड, जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। तो अगर हमको कोई चीज़ पहुंचानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें ब्लड में डालना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब पेशेंट जो है अगर लेटा होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके ब्लड में दवाइयाँ मिलाते हैं। आपने देखा ना, बॉटल चढ़ाते हैं तो वो ब्लड में जाती है, जिससे कि ब्लड से पूरी बॉडी में चली जाएगी, सारे सेल्स के पास चली जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, वेरियस केमिकल्स, सब्सटेंसेस, इन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड उसमें हेल्प करता है। दूसरा रेगुलेशन, पहला हमने ट्रांसपोर्टेशन किया, अब इसको आप चाहो तो आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। अगर एक जनरल हेडिंग में लिखना है तो आप ट्रांसपोर्टेशन में डाल सकते हैं। सीबीएसई क्लास 10th के हिसाब से आप ट्रांसपोर्टेशन में डालेंगे तो आप डाल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, enzymes. So all these different substances are transported by the help of blood. Second is regulation. So blood helps in regulation of pH. तो हमारी बॉडी के अंदर जो pH मेंटेन करने का काम भी ब्लड करता है। हीमोस्टैसिस, हीमोस्टैसिस इज द कंडीशन। देखिए हम लोग कैसे हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल जिसको हम पोकाइलोथर्म बोलते हैं, दूसरे होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल जो को होम्योथर्म्स बोलते हैं। तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना टेम्परेचर जो है मेंटेन कर सकते हैं बॉडी का। जब हमको गर्मी लगती है तो क्या होता है, स्वेटिंग होती है, पसीने से क्या होता है, स्वेटिंग जो आता है वो इवेपोरेट होता है, कूलिंग करते हैं। जब हमको ठंड लगती है तो हम शिवरिंग करते हैं, शिवरिंग करने से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। तो हम अपनी, तो ये कैसे हो रहा है, जब ब्लड ज़्यादा सर्कुलेट करेगा तो ज़्यादा पसीना आएगा। तो हम जब शिवरिंग करते हैं तो हमने देखा होगा कि जब शिवरिंग करते हैं तो हीट जनरेट होती है, जिससे हमको गर्मी लगने लगती है, ठीक है। हम लोग अपने हाथों को रगड़ के, तो हम अपने होम्योस्टैसिस मेंटेन कर सकते हैं। फिर हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो है, हम प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, यानी कि जो WBCs है, वो हमको वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं उनको मारने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट हो जाता है जिससे कि ब्लड लॉस नहीं हो। एक डिजीज़ होती है हीमोफीलिया, ये एक तरीके की जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। हीमोफीलिया की कंडीशन में जिस पेशेंट को हीमोफीलिया होगा, इसको हम रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। इसलिए इसको रॉयल डिजीज़ कहते हैं क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ के जितने भी डिसेंडेंट्स थे उनको ये डिजीज़ थी। इस डिजीज़ में क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं होता है पेशेंट का। अगर उसको जरा से भी चोट लग जाएगी तो उसका पूरा का पूरा ब्लड बह जाएगा, तो उसको ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक ट्यूब है और उसमें एक छोटा सा भी अगर कांटा लगा दिया है तो आपको पता है सारी हवा निकल जाएगी। लेकिन आपको पता है ना, आजकल की ट्यूबलेस टायर की टेक्नोलॉजी है, कांटा भी लग जाए या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आपके अगर टायर में लग भी जाता है, फिर भी थोड़े समय के बाद जो उसके अंदर लिक्विड होता है वो स्पोर को या जो उसमें जो पीर्स हुआ है, जो छेद हुआ है, उसको कवर कर देता है, जिससे कि आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है, ये ब्लड के अंदर जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कोआगुलेशन का, जिससे कि आपका ब्लड लॉस नहीं हो। तो ये था दोस्तों हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। मुझे लगता है, आशा करता हूँ मैं कि आपको पसंद आया होगा। आने वाले उसमें हम लोग और भी इस तरह के वीडियोस ला रहे हैं क्लास 10th के लिए और बाकी दूसरे क्लासेस के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।